हेलो बच्चों, आज हम ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम से जनरली हम क्या समझते हैं, यानी कोई चीज़ जब रिलैक्स होती है, यानी नो टेंशन, कोई प्रेशर नहीं हो, कोई फोर्स नहीं हो, या हम कहते हैं कि संतुलन बनाए रखना। ओके नाउ, अगर मान लिए आप घर में रिलैक्स होकर के बैठे हैं और आप मान लिए कोई वीडियो देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर, और मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इक्विलिब्रियम में हैं, आप कहेंगे कि हाँ। इसका मतलब क्या है कि जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो जनरली हम समझ लेते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हैं, ये जो बिल्डिंग इज एट रेस्ट, तो हम सोचते हैं कि इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। या ये दीवार पे ये घड़ी लगी हुई है और ये घड़ी अभी रेस्ट पे है, तो हम कहते हैं कि इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। यानी जनरली हम क्या करते हैं कि जो चीज़ अगर रेस्ट में है तो हम सोचते हैं कि रेस्ट से इक्विलिब्रियम का कोई ताल्लुक है। यानी कहने का मतलब जब बॉडी रेस्ट में है तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट मूविंग, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज जीरो, तो हम सोचते हैं कि वो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। उसे हम कहते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। और ये मैंने एग्जांपल दिए, जैसे मान लिया क्लासरूम या वॉल क्लॉक एसेट्रा। लेकिन अगर मान लिए थोड़ी देर के लिए कि आप किसी एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास के कोच में बैठे हैं और आप रिलैक्स होकर के मोबाइल देख रहे हैं, और मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इक्विलिब्रियम में हैं, यानी आप बिना टेंशन के हैं, आप कहेंगे कि हाँ। लेकिन अगर मैं आपको कोच की विंडो खोलूं तो देखूंगा कि ट्रेन इज मूविंग एट सम यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम का ताल्लुक खाली रेस्ट से नहीं, इक्विलिब्रियम का ताल्लुक मूविंग चीज़ों से भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि वो मूविंग चीज़ एट ए यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रही हो। तो फिर हम कह सकते हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, और हम उसे कह सकते हैं इट इज इन ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे पैराशूटर जो वो डाइव करते हैं, जो पैराशूट को खोल लेते हैं, तो क्योंकि जो एयर का जो ड्रैग रेजिस्टेंस होता है वो अपोजिट लगता है, अपोजिट टू द mg। तो जब ये एक स्टेज पे आकर के ये भी दोनों बराबर हो जाते हैं तो दे कम एट ए वेरी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, और दैट इज एग्जांपल ऑफ ए यूनिफॉर्म स्पीड। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। नाउ दैट मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ कि जब वेलोसिटी जीरो हो या वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, देन हम उसको सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ इसी चीज़ को, दोनों चीज़ को क्या मैं एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? यस। कैसे? क्योंकि मैं अल्टीमेटली क्या कह रहा हूँ कि वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो है तो जीरो ही रहे, और मान लीजिए अगर इधर ये 4 मीटर पर सेकेंड है तो 4 मीटर पर सेकेंड ही रहे। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है या वेलोसिटी चेंज होती है तो हम तो उसको फिजिक्स के टर्म्स में क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। ना ये तो था, मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है जस्ट टू आपका माइंड मैप करने के लिए कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है। ना अगर हम रियल डेफिनेशन देखते हैं तो जैसा मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ पे उसकी बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो हो। ओके ना, एक्सेलरेशन आपको ध्यान होगा कि हमने दो तरह के एक्सेलरेशन पढ़े थे। इसका मतलब मैं इक्विलिब्रियम को दो भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो जब हमने लीनियर मोशन पढ़ा था तो ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास कंसिडर करते थे, और पॉइंट मास पे जब भी फोर्स लगती थी तो हम उसको बोलते थे कि इट इज़ अंडर ए ट्रांसलेशनल और ए लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन में जब एक्सेलरेशन जीरो होता था तो एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते थे लेटर ए से, और इसका मतलब वो एक्सेलरेशन अगर जीरो हो तो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो। तो एक तो ये एक्सेलरेशन था, और दूसरा एक्सेलरेशन था, हमने देखा कि जब हम रिजिड बॉडी लेते हैं या एक्सटेंडेड बॉडी लेते हैं और उसके ऊपर कोई फोर्स वर्क कर रहा है तो बॉडी कैन रोटेट ऑल्सो अराउंड ए सर्टेन एक्सिस, और उसको हम बोलते थे रोटेशनल मोशन। तो उस रोटेशनल मोशन में हम क्या कहते थे, जब वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता था तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते थे लेटर अल्फा से, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता था तो हम कहते थे बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये दो तरह के आपके कंडीशन हो गई। वन इज द
translational acceleration and another is the rotational acceleration. Now अगर मेरे को ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन जीरो करना है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो करना है, तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन का कॉज क्या है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन. ओके, सो मुझे पता है कि फोर्स प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन, और वो क्या होता है, दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फेमस न्यूटन के जो सेकंड लॉ होता है. दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इफ देयर इज अ फोर्स. नाउ ये मैंने एक स्टार लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि दिस इक्वेशन एज इट इज, जैसा मैंने कहा, इट इज नॉट करेक्ट. एफ क्या होना चाहिए, इट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो, तब आपका एक्सेलरेशन विल बी जीरो. सो न्यूटन की इक्वेशन में ये एफ क्या है, इट इज द एफ नेट. सो नेट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज द न्यूटन सेकंड लॉ. और इस इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं तो अगर फोर्स जीरो है तभी मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो. ओके, दैट मीन्स so the first condition of equilibrium will be the sum of the all external forces should be equal to zero. Now आप देखिए, मान लीजिए ये कार है, इसका वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड नॉर्मल इज अपवर्ड. सो क्योंकि वेट एंड नॉर्मल इक्वल है तो कार इज एट रेस्ट, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, इट इज अंडर ए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बिकॉज इस केस में क्या है कि नेट फोर्स इज जीरो, सो दैट्स वाई कार इज एट द रेस्ट एंड इट इज अंडर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. लेकिन ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, इट इज ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम. और इसी तरह से अगर मैं सेकंड लो मान ली केस, जहाँ ये कार इज देयर एंड मैंने इंजन से इसको फोर्स लगाया थोड़ा, तो देखिए कार का कैसे मूवमेंट डिस्कस कर सकते हैं कि जब मूवमेंट होता है तो देयर इज अ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से द टायर इज गिविंग अ फोर्स ऑन द रोड रियरवर्ड डायरेक्शन में. ओके, सो उसका रिएक्शन क्या होता है, तो द रोड इज गिविंग अ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द टायर, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. सो मान लीजिए अगर F इज द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑन द वन टायर, तो चारों टायर पे देयर विल बी ए 4F इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द फोर टायर. सो एक्सेलरेशन विल बी 4F by m. With this acceleration suppose a car is moving, but जब कार मूव करती है तो there is a air resistance, और वो air resistance initially it is now proportional to the velocity. So जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ती है तो there is a r is increasing, और एक स्पीड ऐसी आती है जहाँ पे r is equal to 4f. So देखिए मैंने यहाँ लिखा when r becomes equal to 4f, तो आप देखेंगे कि ये टर्म जीरो हो जाती है and acceleration is zero. At that time the car is moving at a uniform speed. ओके, और उस टाइप में हम इसको कहते हैं कि कार इज अंडर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. बट कौन सा टाइप का, इट इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके, सो ये मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं इन केस ऑफ ए ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन के अंदर, वेयर द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज दैट सिग्मा एफ शुड बी इक्वल टू जीरो. नाउ कमिंग टू दिस साइड, जैसे मान लीजिए रोटेशनल जो एक्सेलरेशन था. ओके, नाउ बॉडी अंडर रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगी, जब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जीरो होगा. तो मुझे पता लगाना है कि अल्फा किस चीज़ पर डिपेंड करता है. तो अब मैं यहाँ देखता हूँ, देखिए एक इक्वेशन मुझे पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दैट मीन्स अल्फा डिपेंड्स अपॉन द टॉर्क. तो अगर अल्फा जीरो करना है तो दैट मीन्स मेरे को जो ऑल एक्सटर्नल टॉर्क, सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी जीरो. सो ये मैंने देखिए यहाँ लिखा, सम ऑफ द ऑल एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो. दैट इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द ऑब्जेक्ट. नाउ जैसे मान लिए इसमें मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे एक फैन है, फैन इज एट रेस्ट, दैट मीन्स अभी ये मूव नहीं कर रहा, तो नेचुरली देर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन. सो इसको मैं क्या कहूँगा कि फैन इज अंडर अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम बट इट इज़ अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. और सिमिलरली जब मान लीजिए फैन एक फुल स्पीड पे चल रहा है, तो उस टाइम एक तो टॉर्क इस पर लग रहा है ड्यू टू द करंट विच आई हैव गिवन, और दूसरी तरफ टॉर्क लग रहा है इसकी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. तो हमें पता है, हम राइट हैंड रूल से हम इसका दोनों का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और आप देखेंगे कि डायरेक्शन बोथ विल बी द अपोजिट. दैट मीन्स नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस एट दैट टाइम विल बी इक्वल टू जीरो. सो उस टाइम हम कहेंगे द फैन इज अंडर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और इसको कहेंगे सिचुएशन को इट इज अंडर ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम. सो दैट मीन्स कंक्लूजन में क्या है, फॉर ए ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम
it should have a sum of all the external forces should be equal to 0 and sum of all the equal to 0. ना अगर किसी बॉडी में जब दोनों कंडीशन लग जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, बॉडी इज अंडर टोटल इक्विलिब्रियम. नाउ इसको और क्लियरली समझने के लिए वी विल टेक सम क्वेश्चन, सम एग्जांपल. और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ये जो स्ट्रेटेजी है मैंने वो यहाँ लिखी है. स्ट्रेटेजी में फर्स्ट स्टेप इज यू मेक ए डायग्राम ऑफ द सिस्टम. दैट मीन्स आप उसमें जो उसके कोऑर्डिनेट है वो मार्क करें एंड सेलेक्ट अ सूटेबल एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अक्रॉस हमें टोटल टॉर्क वर्कआउट करना हो. एंड सेकंड स्टेप इज ड्रॉ अ फोर्स डायग्राम. यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आप हर एक ऑब्जेक्ट का ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो उस करें. जनरली आपको एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा एंड देयर विल बी ए यू ड्रॉ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. एंड द थर्ड इज अप्लाई सम ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू 0. अगर ये आपकी होगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अगर आपने यहाँ पे सूटेबल एक्सिस ऑफ रोटेशन सेलेक्ट किया होगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी मिलेगी. सो एक इक्वेशन तो आपको यहाँ से मिल जाएगी. दूसरा, जैसा मैंने आपको कहा था, यहाँ मैंने आपको बताना भूल गया कि देखिए यहाँ पे जब ये ऐसे केसेस में जब आप वर्कआउट जब व्हेन देयर आर मैनी फोर्सेस, तो हमने लीनियर मोशन में क्या पढ़ा था, व्हेन देयर आर मैनी फोर्सेस हम उनको रिजॉल्व कर लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो दैट मीन्स व्हेन यू रिजॉल्व अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो जो फोर्सेस ओरिजिन के राइट साइड में होती है ऑन एक्स एक्सिस उसको हम लेते हैं पॉजिटिव और जो अपोजिट साइड में होती है उसको लेते हैं हम नेगेटिव. ये एक साइन कन्वेंशन है जो जनरली सबको एक ही अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए एब्जॉर्व किया गया. और जो अगर वाई एक्सिस में जो ऊपर है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो वाई एक्सिस में जो नीचे है उसको हम नेगेटिव लेते हैं. So with that, now there are two things. One is the sum of the forces in x direction should be 0, and secondly sum of the forces in y direction equal to 0. For an object to be, for all the sum of all the forces to be 0, आपको ये दोनों 0 होने चाहिए. और ये मैंने यहाँ लिखा है. ये third condition is, the fourth condition is that apply this condition of first condition of equilibrium, that sum of x all the forces in x axis should be 0 and sum of the all the forces in y axis should be equal to 0. तो आपको यहाँ से मिल गई 2 इक्वेशन मिल गई. तो दैट मीन्स आपको टोटल 3 इक्वेशन मिल गई है और आपको 3 अननोन है. तो विद दैट यू कैन फाइंड आउट ऑल द अननोन, यू कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एनी अदर मेथड. तो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम. और अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए. ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है. यूनिफॉर्म लैडर 5 मीटर लॉन्ग एंड वेइंग 40 न्यूटन रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल एज शोन. इफ द लैडर इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग व्हेन इट मेक्स अ 50 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड ग्राउंड. दैट मीन्स ये दिखा रहा है कि इसमें ये एक लैडर है एंड इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 50 डिग्री एंड इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग. दैट मीन्स अभी ये इक्विलिब्रियम में है. सो जैसा कि हमने स्ट्रेटेजी में बताया था, आप सबसे पहले तो इसका एक फोर्स डायग्राम बना लीजिए. दैट मीन्स देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज लैडर इधर आने की कोशिश करेगी, सो फ्रिक्शन विल एक्ट दिस साइड एंड द नॉर्मल, देन देयर इज अ वेट ऑफ द बीम एंड देयर इज अ रिएक्शन ऑफ द वॉल. सो दीज आर द फोर्स डायग्राम. और यहाँ मैंने बनाया है द फोर्सेज विच कॉजेज द टॉर्क. टॉर्क कौन सी कॉज करेगी? एक तो ये फोर्स, मैंने एक्सिस ऑफ टॉर्क लिया है ये O को. ओके, सो आप देखिए कि इसके अंदर ये टॉर्क ड्यू टू दिस टू विल बिकम 0 बिकॉज लीवर आर्म इज नॉट देयर. सो अब इसमें आपका टॉर्क जो कॉज होगा वो बिकॉज ऑफ द आर एंड बिकॉज ऑफ दिस वेट ऑफ द बीम. ओके, सो ये मैंने टॉर्क के लिए डायग्राम बनाया. नाउ थिंग्स आर सिंपल. सो देखिए, अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो फोर्सेस हैं इसको सबको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर भी रिजॉल्व कर लीजिएगा. ओके, सो नाउ इफ आई अप्लाई दिस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी 0. सो एक्स एक्सिस पे आपकी देखिए क्या है, एफ आर एंड आर विद द साइन दिस इज 0. सो यहाँ से आपको एफ आर मिल जाएगा. सेकेंड कंडीशन क्या है ऑन द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे देखेंगे आपको एक तो नॉर्मल है और दूसरा ये वेट इज एक्टिंग
डाउनवर्ड्स। सो यहाँ से आपको नॉर्मल मिल जाएगा। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज द सम ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी जीरो। तो इस पे टॉर्क जैसा कि मैंने बताया आपका ड्यू टू ऑल दिस फोर्सेज टॉर्क इज देयर। तो ये मैंने लिखा है टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज ड्यू टू वेट, एंड टॉर्क ड्यू टू द रिएक्शन आर। तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे बिकॉज देयर इज नो लीवर आर्म। और ये आपका हो जाएगा दैट इज टॉर्क ड्यू टू weight of this will be 40 into this distance will be 2.5 into sin 40 because ये एंगल 40 का होगा। और ये होगा ड्यू टू द रिएक्शन आर, ये होगा टॉर्क ड्यू टू दिस। सो आप यहाँ से आर निकाल सकते हैं। सो वंस यू गेट द आर, आपको पता है कि आर इज इक्वल टू एफ आर फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस मैक्सिमम, जिसका हमें पता है रिलेशन दैट इज म्यू एस एन। एन हमने ऑलरेडी निकाल लिया, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यू विल गेट द म्यू एस दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मिल जाएगा आपको। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन कहता है अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल बीम 5 मीटर लॉन्ग एंड वेइंग 2 into 10⁻²N is attached to a wall by a pin connection that allow beam to rotate. Its far end is supported by a cable that makes an angle of 50 degree with the horizontal. If a person weighing 5 into 10⁻²N stands 1.5 meter from the wall, find the magnitude of the tension T in cable and force R exerted by the wall on the beam. So ये डायग्राम है, there is a beam 50 डिग्री एंगल पे और ये पिन टाइप का जॉइंट है। पिन टाइप का जॉइंट मीन्स this beam can move in any direction and this is supported by this string जो at this point। तो वही अपना स्ट्रेटेजी। तो फर्स्ट मैंने फोर्स डायग्राम बनाया, तो ये आपका पिन पे जैसे ये एक तो रिएक्शन होगा, फिर ये वेट ऑफ द बीम, वेट ऑफ द पर्सन एंड दिस इज टेंशन इन द रोप। और अब मैंने क्या किया है, यहाँ से तो मैं टॉर्क का निकाल सकता हूँ। अब मैंने इनको रिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके, सो यहाँ मैंने देखा आर को रिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल और टेंशन को भी रिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अदर थिंग्स आर ऑलरेडी इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। तो अगेन सेम कंसेप्ट, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम यूज़ करेंगे, दैट इज एक्सटर्नल टॉर्क आर सम ऑफ द टॉर्क ड्यू टू दिस रिएक्शन, टॉर्क ड्यू टू बीम, टॉर्क ड्यू टू पर्सन एंड टॉर्क ड्यू टू टेंशन। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ ये बिकॉज ऑफ दिस आर, क्योंकि हम यहाँ कंप्यूट कर रहे हैं तो इसलिए टॉर्क ड्यू टू दिस रिएक्शन विल बी जीरो। ओके, और टॉर्क ड्यू टू बीम विल बी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस L/2 और टॉर्क ड्यू टू मैन विल बी दिस वेट मल्टीप्लाई बाय दिस बिकॉज दिस इज द लीवर आर्म, और टॉर्क ड्यू टू दिस टेंशन विल बी इक्वल टू टेंशन T and the lever arm. The lever arm then a perpendicular distance which will be the L sin 50. Okay, this should be 0. तो यहाँ से इस इक्वेशन से मेरे को टॉर्क निकलेगा। जैसा मैंने कहा कि आपको टॉर्क वाली इक्वेशन में जनरली आपको एक अननोन मिलेगा, और फिर उसके बाद हम ये कंडीशन लगा देंगे। द फर्स्ट कंडीशन इज एफ एक्स शुड बी 0, ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन। सो एक्स डायरेक्शन में आप देखिए आर एक्स है और ये टेंशन है with the direction I have taken should be 0, और y direction में भी ry है and weight of the beam and weight of the person, so and this tension का जो component है वो है। so all these should be equal to 0। so यहाँ मैं t की वैल्यू रखूँगा, I can find out rx and ry। so this is how I can attempt the questions। now इसमें एक चीज़ और है कि इवन आप टॉर्क कंप्यूट करने के लिए आप दूसरी एक्सिस भी सेलेक्ट करें तब भी आपको आंसर सेम आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ इस एक्सिस को आप टॉर्क के लिए सेलेक्ट करें तो देखिए इसमें भी आर वाई कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा, टी कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा, लेकिन आंसर विल बी द सेम। आप एज ए एक्सरसाइज यू कैन ट्राई इट एंड सी इट। ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैंने क्विज टाइप लिया है। थर्ड क्वेश्चन कहता है टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चॉइसेस आर द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम इफ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। B है द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम इफ नेट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0।
सी कहता है द ऑब्जेक्ट कैनॉट बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज मोर देन वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, एंड डी कहता है द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम इफ द फोर्सेज एक्ट ऑन द सेम पॉइंट, और ई कहता है द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स एंड द नेट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट आर बोथ जीरो। So many choices are there, but conceptually हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम अगर ट्रांसलेशनल एंड द रोटेशनल दोनों जो है इक्विलिब्रियम हो, और वो कब होते हैं? व्हेन द एफ नेट इज जीरो एंड द नेट टॉर्क इज जीरो। सो वो कौन सी कंडीशन में एप्लीकेबल है? ई में है, द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स एंड द नेट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट आर बोथ जीरो। So many statements are there, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो क्विकली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। फोर्थ कहता है इज द टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन। देखिए ये मैंने अभी आपको कहा था लास्ट क्वेश्चन है कि आप टॉर्क कहीं भी कंप्यूट करेंगे टोटल टॉर्क विल रिमेन सेम, लेकिन वो कंडीशन कब एप्लीकेबल है? वो तब एप्लीकेबल है व्हेन द ट्रांसलेशनल equilibrium is there. Okay, that means when the f net is zero, अगर f net zero नहीं है तो that value will be different for a different axis. Okay, so that's the important आपके concept लिए ये मैंने लिखा है। If f net is zero, net torque is independent of the axis. Okay, अगर f net zero नहीं है तो net torque has a different value for the different axis of rotation. So that's important. So that means that is the answer. और the last question fifth कहता है almirah of width w and height h rest on a rough incline as shown. Find equation for maximum value of angle theta can have before the almirah tips over as q increases the contact point shift. तो ये कहता है कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, वहाँ पे एक अलमीरा है, ओके, और इट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये कह रहा है कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आप बताइए सो दैट इट विल ट्रिपल। सो देखिए इसमें कंसेप्चुअली क्या है कि जब तक कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ये कॉन्टैक्ट पॉइंट से पास होगी तब तक तो ये अलमीरा इक्विलिब्रियम में रहेगी, स्टेबल रहेगी, लेकिन जैसे ही ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ओ के लेफ्ट साइड में आएगी तो आप देखोगे इस साइड का टॉर्क विल बी मोर। सो दैट्स द मेन कंसेप्ट, और वही मैंने यहाँ लिखा है। ऑन द वर्ज ऑफ टिल्टिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी अबव पॉइंट ओ एंड एफ जी विल पास थ्रू द ओ। इफ थीटा इंक्रीजेज एफ जी विल पास लेफ्ट ऑफ ओ प्रोड्यूसिंग ए काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, ओके, एंड विथ नो फोर्स टू प्रोड्यूस क्लॉकवाइज टॉर्क therefore at this point it will tilt. So इस कंडीशन में when fg is passing through o, हम ये एंगल भी थीटा होगा by geometry. So now we can work out the tangent theta. Tangent theta will be w by 2 divided by h by 2, or theta will be tan inverse w by h. So this is the critical value of the theta. Now this is all about the equilibrium. I close here, और my as usual to advice कि आपको जो कुछ नहीं लगी है इसमें आप उसको नोट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।